हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी 7 में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या बोला गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हमें किस रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। यानी यह जो क्वेश्चन है यह क्या है, इसको हम अंकों में व्यक्त करेंगे या फिर द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की जो लंबाई है वह मीटर में दिया गया है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, और यह किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ देखिए जो चौड़ाई है कि दोगुने से एक अधिक है क्या, लंबाई। क्या लिखा गया है, लंबाई जो है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे माना आयताकार भूखंड का, माना आयताकार भूखंड की लंबाई या चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की क्या लिखेंगे, चौड़ाई। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। हमने क्या माना कि माना आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर है। जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तब लंबाई बराबर क्या होगी, क्योंकि लंबाई जो है वह क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो चौड़ाई का दोगुना मतलब 2x और इससे एक अधिक मतलब 2x + 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x + 1 मीटर। अब हमें क्या क्या पता चल गया, लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। अब हम लोग क्या जानते हैं कि आयताकार जो भूखंड उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। और क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, देखिए लंबाई की वैल्यू कितनी है, 2x + 1, तो हम लोग लिखेंगे 2x + 1 और इंटू फिर क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितनी माने हैं, x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल देखिए दिया है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है, 528 है। क्षेत्रफल कितना हो गया, 528। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल बराबर दिया है, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 मीटर घाते 2 है, 528 मीटर घाते 2। अब x का इसमें जब गुणा कराएंगे तो x × 2x कितना होगा, 2x² + x। यहाँ 528 इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -528 और बराबर 0। यानी हमें यह इक्वेशन मिला। क्या मिला, यह क्या है, 2x² + x -528। तो यह क्या दिख रहा है आपको, एक द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण। तो अब इसके नीचे लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई द्विघात समीकरण है क्या, तो 2x² + x -528 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू होगी
वह इस इक्वेशन से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा उसका जो द्विघात समीकरण बनेगा क्या बनेगा, 2x² + x - 528 होगा। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मतलब ये दोनों जो पूर्णांक होंगे उनको ज्ञात करने के लिए जो भी द्विघात समीकरण होगा उसे आप बताइए। तो द्विघात समीकरण कितना आएगा, इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो आप मानेंगे, माना क्या मानेंगे, माना पहला धनात्मक या पहले लिख दे, पहले क्या लिखेंगे, क्रमागत, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। अब देखिए जब पहला हमें पता चल गया तो दूसरा निकाल लेंगे। तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, x + 1। क्या होगा, x + 1। यहाँ पे x + 1 ही क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है क्रमागत लिखा है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। क्रम से आने वाली संख्याएं क्या होती है, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है, क्रम से आ रही है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो 3 के बाद 4 कैसे आया, उसमें एक क्या किया हमने, ऐड किया है, तब आया है। मतलब पहला अगर हम लोग x मानेंगे तो दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए इसको, क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाला। अब इसके बाद इसने बोला है कि इनका जो गुणनफल है, यानी प्रश्नानुसार अब क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार पूर्णांकों का क्या है, गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल, और ये गुणनफल क्या दिया गया है, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। 306 दिया गया है पूर्णांकों का गुणनफल। अब पहला पूर्णांक क्या है, x, गुणे दूसरा क्या है, x + 1, और इसका गुणा करने के बाद कितना मिल रहा है हमें, 306 मिल रहा है। तो अब गुणा करा दीजिए, इसमें x × x क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ से x गुणे कितना होगा, x, और फिर यह 306 इधर आएगा तो -306 बराबर कितना, 0। कितना आ गया, x² + x और -306 बराबर 0 हो गया। तो यह हमारा एक क्या मिला, हमें द्विघात समीकरण मिला। तो लिखेंगे क्या, अतः क्या होगा, दो क्रमागत पूर्णांक, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किस पर, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण है क्या, तो क्या है, x² + x - 306 बराबर 0 को संतुष्ट करती है, या करते हैं, जो भी। यहाँ पर हमारा दूसरा वाला जो भाग है वह समाप्त हो जाता है। अब आइए तीसरे भाग की ओर चलते हैं। आइए इसका तीसरा की पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोला गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रोहन है, उसकी माँ है जो कि उससे 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से, मतलब वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद 360 हो जाती है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि माना रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष, यानी रोहन की आयु हमें माननी पड़ेगी। तो लिखेंगे माना रोहन की आयु, कितने वर्ष है, x वर्ष। माना रोहन की आयु कितनी है,
x वर्ष है। जब रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तथा उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो वह उसकी माँ उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल, तो x प्लस 26 वर्ष उसकी माँ की आयु हो जाएगी। यह तो इसकी क्या है, वर्तमान आयु है। हमें लिखा है क्या, हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है, तो आप लिख सकते हैं कि माना रोहन की, यहाँ पे वर्तमान शब्द लगा सकते हैं, वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी x प्लस 26 वर्ष है। अब क्या बोला गया है कि 3 वर्ष पश्चात इनका जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया वो कितने वर्ष पश्चात है, 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे हम लोग कि 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु, रोहन की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए जब बाद शब्द आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पहले वर्तमान में x है और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो x प्लस कितने वर्ष हो जाएगी, 3 वर्ष, तो x प्लस 3 वर्ष। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में x प्लस 26 वर्ष है, 3 वर्ष बाद निकालना है, मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो x प्लस 26 में हम लोग 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यह आएगा x प्लस 29 वर्ष। कितना आ जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। अब हमें दोनों की आयु पता चल गई 3 वर्ष बाद। अब इसने क्या लिखा है, इसका गुणनफल। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, इनकी आयु का जो गुणनफल है, तो दोनों का गुणा कराएंगे, यानी x प्लस 29 गुणे कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और गुणा कराने के बाद कितना आ रहा है, 360। इनका जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में हम क्या कराएं, गुणा कराएं बारी बारी से। x का गुणा x में कराएंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, फिर x का गुणा 3 में कराएंगे तो 3x, फिर 29 से गुणा कराएंगे तो 29x, फिर 29 गुणे 3 कराएंगे तो 29 यहाँ कितना होता है, 87 बराबर 360। अब 360 को हम इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 29 3 32x, और फिर प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद x स्क्वायर प्लस 32x, फिर हम लोग क्या करेंगे, 360 में 87 को माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस कितना होगा, 87, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 15 में से 8 घटाएंगे 7, और यहाँ से 273, कितना आ गया, माइनस 273 बराबर 0। तो यह हमारा द्विघात समीकरण निकल के आया। क्या आया, द्विघात समीकरण है। तो अब अतः क्या लिखेंगे, अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। क्या लिखेंगे, को संतुष्ट करती है, को संतुष्ट करती है। कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो इसका जो द्विघात समीकरण होगा यह होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, रोहन की वर्तमान आयु होगी। अब आइए हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका चौथा पार्ट देखते हैं, क्या लिखा गया है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए इसमें एक बोला क्या गया है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, इसकी या कोई दूरी है, वो कितनी है, 480 किलोमीटर है। कितना है, 480 किलोमीटर। मान लीजिए A से B तक कोई डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को हमें एक ट्रेन के द्वारा तय करवाना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ट्रेन है। ये ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहले क्या है कि समान चाल से जब तय करती है तो उसको कितना टाइम लगेगा, फिर चाल में क्या किया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया है, तो x माइनस 8 हो जाएगा। तो इस चाल से इसको तय करने में कितना टाइम लगेगा। दोनों का जो डिफरेंस बताया जा रहा है वह कितना है, 3 घंटे है।
मतलब जब चाल एक समान चाल से चल रही है उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तब कितना टाइम लगेगा। दोनों का जो अंतर है वह किसके बराबर बताया जा रहा है, 3 घंटे के बराबर है। इसके बाद तो हम लोग मानते हैं, क्या करेंगे कि माना जो रेलगाड़ी है उसकी समान चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्या बोला है, उसकी चाल कितनी कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर नई चाल, उसकी नई चाल कितनी हो जाएगी। देखिए उसमें क्या किया गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस किया गया है, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है, तो लिखेंगे हम लोग कुल दूरी बराबर कितना है, 480 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। और हम लोग जानते हैं कि समय का जो फार्मूला होता है, हम लोग क्या जानते हैं, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो हम लोग क्या करें, दूरी हमें 480 किलोमीटर ही जानी है और हमें बारी बारी से क्या करें, एक बार समान चाल से कितना टाइम लगेगा, एक बार चाल कम होने पर कितना टाइम लगेगा। तो दोनों समय निकाल लें हम लोग, तो क्या लिखेंगे, समान चाल से लगा समय, समान चाल से लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, समान चाल से लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 480 बटे x और यहाँ पे लिख देंगे घंटे। इसके बाद चाल कम होने पर लगा समय, चाल कम होने पर लगा समय बराबर, अब इसलिए इसके बाद कितना हो जाएगा, 480 बटे चाल जब कम हुई तो कितनी होगी चाल, x माइनस 8 और यह घंटे। देखिए एक चीज़ में अगर हम देखें कि कौन सा टाइम ज़्यादा होगा और कौन सा टाइम कम होगा, तो जब स्पीड इसकी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा, और जब स्पीड इसकी क्या होगी, कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब यह वाला टाइम क्या होगा, अधिक होगा, यह वाला टाइम क्या होगा, अधिक होगा, और यह वाला क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक में से कम को माइनस करेंगे और अंतर कितना दिखाएंगे, 3 घंटे का अंतर दिखाएंगे। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 480 बटे x माइनस 8, फिर माइनस हमें इसमें से क्या करना है, 480 बटे x और बराबर कितने का अंतर बता रहा है, 3 का अंतर बता रहा है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 8 और x, यही एलसीएम होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 8 से भाग देंगे, x बचेगा, तो x का गुणा कराएंगे 480 में, कितना आ जाएगा 480x माइनस, फिर इसका जब भाग देंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, गुणा कराने पे इतना आएगा, तो x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480 गुणे पहले x लिखेंगे, मतलब 480x। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 का गुणा कराएंगे तो 8 शून्य 0 और फिर 8 अट्ठा 64 की 4, हासिल कितना आएगा 6, 8 चौके 32 और 4 36, 3640 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। देखिए 480x यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3640 बराबर, अब इधर x माइनस 8 इंटू एक्स जब करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं आगे बढ़ाएं अगर, तो क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस कितना, 3 अट्ठे 24x, 3x स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, 24x। अब भाई इस साइड लिख दे रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको उस साइड लेके जाएँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, यह 3640 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3640 होगा, माइनस 3640 बराबर 0। अब देखिए यह 3 से कैंसिल हो सकता है 3640, तो 3 9 4 13 कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। इसका जो द्विघात समीकरण आया वो कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3640। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना था, रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल
द्विघात समीकरण अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण 3x² माइनस 24x माइनस 3640 बराबर 0 को संतुष्ट करती है, अतः जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? 3x² माइनस 24x माइनस 3640। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।